आज लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें प्लान की हैं जो डिस्कस करनी है। एक, क्विक रीकैप डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन। कल के लेक्चर में हम काफी हद तक कवर कर लिया था हमने, लेकिन आपको याद है 2-3 पॉइंट रह गए थे हमारे मटीरियलिटी के, और फिर इसके अलावा कुछ क्विक रिवीजन हो जाएगी ताकि आज जो हमने आगे इसके बाद सीखना है कंसेप्ट, उसके लिए बेस डेवलप हो जाए। क्विक रिकैप के बाद फिर हमने क्या सीखना है कंसेप्ट, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज। हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज, ये आपकी जिंदगी की पहली एग्जाम लेवल की केस स्टडी ऑडिट की जो आज आप अटेम्प्ट करना सीखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें केस स्टडीज होती है, कुछ में नहीं। हर सब्जेक्ट की केस स्टडी का अपना स्टाइल है। मैनेजमेंट की केस स्टडी का अपना स्टाइल अटेम्प्ट करने का, मार्केटिंग की केस स्टडी का अपना स्टाइल होता है, लॉ का अपना स्टाइल होता है, ऑडिट का अपना स्टाइल है। ठीक है, तो हम जो केस स्टडी सीखेंगे वो ऑडिट सब्जेक्ट की केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। ये अप्रोच में भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए रेलिवेंट हो, में भी ना हो। ठीक है, और ऑडिट में भी याद रखिए एक कोई यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है कि एक केस स्टडी सिखा दी आपको और अब हर चैप्टर उसी के मुताबिक होगा, नहीं। हर चैप्टर की अपनी केस स्टडी बनती है और उसको अटेम्प्ट करने का अपना स्टाइल है। जैसे लॉ में तो हमारे पास एक यूनिवर्सल अप्रोच होती है ना, कोई भी केस स्टडी है भाई रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखो, उसका डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन लिखो, खत्म कहानी। ठीक है, वो लीगल रिक्वायरमेंट चेंज होगी, अप्रोच बेसिक सेम रहेगी। ऑडिट में ऐसा नहीं है, हर चैप्टर की केस स्टडी का अपना स्टाइल होगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितनी तरह की केस स्टडीज आ सकती हैं और आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, हर चैप्टर का अपना। सबसे ज्यादा जो केस स्टडी टेस्ट होती है, सेट होती है, वो ऑडिट रिपोर्ट की एग्जाम में, और आज हम सीखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्लियर जी। फिर इसके बाद टेस्ट 1 की डिस्कशन, अगर हमारे पास टाइम हुआ एंड में तो टेस्ट 1 की डिस्कशन कर लेंगे हम। ठीक है, टेस्ट 1 की डिस्कशन नहीं ना हुई अभी, हाँ टेस्ट 1 की, टेस्ट 2 की फिर इसके बाद कर लेंगे। स्टार्ट करें जी। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। असाइनमेंट में से भी क्वेश्चन कोई नहीं पूछना, असाइनमेंट में डिस्कस करूंगा। असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, असाइनमेंट के अलावा कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछे। कुछ नहीं पूछना, जी जी जल्दी पूछिए, जी जी पूछिए, जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी, हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, तो हमने उस मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। एग्रीड? अच्छा, अब इस एक्सप्लेन करने में क्या क्या चीजें लिखते हैं ये अभी मैंने आपको नहीं बताया हुआ। ठीक है, लेकिन रफली आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो बताते हैं किस एरिया में मिस स्टेटमेंट है, फिर बताते हैं क्या मिस, जैसे डेटर्स में मिस स्टेटमेंट है, जैसे क्रेडिटर्स में मिस स्टेटमेंट है, जैसे इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट है। एक तो एरिया बताएंगे किस एरिया में मिस स्टेटमेंट, दूसरा बताएंगे मिस स्टेटमेंट है क्या, यानी इन्वेंट्री में तो क्या है भाई, इन्वेंट्री को राइट डाउन नहीं किया एनआरवी पे। फिक्स एसेट में तो क्या है भाई, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की। डेटर्स है तो क्या है भाई, बैड डेट हो गए तो उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, राइट ऑफ नहीं किया। पहले एरिया बताया, फिर उसमें मिस स्टेटमेंट बताई कौन सी है, फिर उसके बाद अमाउंट बताई। अमाउंट बताई कि कितने की डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की, कितने की नहीं की, बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किए, कितने के नहीं किए, इन्वेंट्री को एनआरवी पे राइट डाउन नहीं किया तो कितनी अमाउंट का डिफरेंस है, ये बताते हैं। सम टाइम कुछ केसेस में मिस स्टेटमेंट की, इसे हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन करना। अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो हम मिस स्टेटमेंट को भी बताते हैं किस एरिया में है, किस नेचर की है, और फिर उसकी क्वांटिफिकेशन भी बताते हैं। कुछ केसेस में क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती, स्टैंडर्ड ने ये लिखा हुआ है। कुछ केसेस में क्वांटिफिकेशन पॉसिबल, तो जिसमें क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है उसमें फिर इसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन लिख देते हैं कि इसकी क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने एक इश्यू रेज किया, सर डिस्क्लोजर है, इसमें मिस स्टेटमेंट है, इसमें तो हम अमाउंट्स को मेंशन नहीं करते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, क्वांटिफिकेशन इस केस में नहीं होगी। इसी तरह कुछ और केसेस भी हैं
जिसमें क्वांटिफाई, जैसे हमें आपको पता है जब कोई एसोसिएटेड कंपनी हो या कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके रिजल्ट्स को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड करना होता है। हाँ, अगर तो सब्सिडरी हो ना, सब्सिडरी, उसके लिए होता है कंसोलिडेशन मेथड, लेकिन अगर एसोसिएटेड कंपनी हो उसके लिए होता है इक्विटी मेथड, जो आप अक्सर पूछते हैं और मैं हमेशा आपसे कहता हूं रटा लगाना है। सब्सिडरी हो तो इंक्लूड करने का कौन सा मेथड है? कंसोलिडेशन। एसोसिएटेड कंपनी है, इक्विटी मेथड। लेकिन फर्ज कीजिए सब्सिडरी या एसोसिएटेड है तो सही, क्लाइंट ने उसको कंसोलिडेट नहीं किया या इक्विटी मेथड काउंटिंग नहीं की, मिस स्टेटमेंट है। क्या हम बता सकते हैं कितनी अमाउंट की है? क्यों नहीं बता सकते? हम बताएंगे, ठीक है। तो सम टाइम कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसी मिस स्टेटमेंट होती। हाँ, अगर क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर दी, कंसोलिडेशन कर दी, अगर कंसोलिडेशन की ही नहीं, मिस स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन कर दी, हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसने कहा नहीं है, स्कोप लिमिटेशन, ठीक है। तो सम टाइम याद रखिए, ये सिर्फ एग्जांपल थी, कंसेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूं। सम टाइम मिस स्टेटमेंट की क्वांटिफिकेशन पॉसिबल होती है, सम टाइम पॉसिबल नहीं होती। जब पॉसिबल होगी हम बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में उसको डिस्कस करेंगे, पॉसिबल नहीं है डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जो गवर्नेंस होती है TCW, जी जी, वो इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट को क्यों आने देंगे ऑडिट? दो सावी गवर्नेंस होते हैं। इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि वो करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन याद रखिए स्टैंडर्ड कहता है करेक्ट। कुछ चीजें होती हैं किताबों में लिखी होती हैं, कुछ प्रैक्टिस में सम टाइम चीजें डिफरेंट होती हैं। किताबों में लिखा है करेक्ट कराना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है कि प्रैक्टिस में अगर 10 रुपए की भी मिस स्टेटमेंट आ जाए ना, हम ऑडिटर भी मैनेजमेंट को कहते हैं करेक्ट करें। जहां पे लाखों रुपए की आ रही है, क्लाइंट है तो उसको सिर्फ ये समझ लीजिए बैच डालना है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर उसने सारी ट्रांजैक्शन पास कर देना। अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, 5 सेकंड नहीं लगते एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने में। तो प्रैक्टिकली हम भी 10-10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी वो क्लाइंट को कह देते हैं, और वो क्लाइंट भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो भी कहता है ठीक है सर, जहां मिलियंस में हमने इतराज नहीं किया तो ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शन पे क्यों हम ना करेंगे। प्रैक्टिस में हर ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करवा दिया जाता है, कर ले। लेकिन स्टैंडर्ड फिर भी कहता है आपको पता होना चाहिए, अगर किसी केस में मैनेजमेंट रिफ्यूज कर भी दे तो आपने फौरन नहीं ओपिनियन मॉडिफाई कर देना, आपने उसका इंपैक्ट देखना क्या है। अगर इंपैक्ट इमटेरियल है, मैनेजमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन, हाँ मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले ले ताकि कल खिलाफ को मैनेजमेंट हमारे खिलाफ केस ना कर दे कि आपने क्यों नहीं हमें बताया था, ये करेक्ट करवाया था। ठीक, बाय नेचर वो मटेरियल है, लेकिन वो अमाउंट से इमटेरियल। अच्छा हाँ, अगर अमाउंट स्मॉल है लेकिन बाय नेचर कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, फिर हम ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, फिर ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, फिर तो वो मटेरियल होगी ना। यानी मटेरियल डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। साइज के लिहाज से स्मॉल है लेकिन नेचर के लिहाज से मटेरियल, तो वो मटेरियल ही आएगी, उसमें तो हम इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने आपको बाय नेचर की कुछ एग्जांपल ज़मानी कलाम में बताई हुई है ना, फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये रिलेटेड पार्टी समझाया है कभी मैंने क्लास में? एसोसिएटेड, होल्डिंग, सब्सिडी, डायरेक्टर, ये भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सेपरेटली डिस्क्लोज करो। ये एग्जांपल मुझे याद आया, मैंने जब वो बता रहा था डिस्क्लोजर में नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड, उसमें एग्जांपल बताई थी कि रिलेटेड पार्टी का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल किया था कि स्टैंडर्ड कहता है नाम भी लिखो ट्रांजैक्शन भी लिखो। हमने नाम तो लिख दिया, ट्रांजैक्शन नहीं लिखी, या ट्रांजैक्शन बता दी, नाम नहीं बताया, तो वो डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है। तो रिलेटेड पार्टी का लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ ना क्लास में। हाँ, रिलेटेड पार्टी से मुराद एसोसिएटेड कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडी और डायरेक्टर्स। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्टर्स के रिश्तेदार भी रिलेटेड पार्टी में आ जाने चाहिए। स्मॉल अमाउंट का फ्रॉड करेंगे। अच्छा, ये डिस्कशन छोड़ दें कि स्मॉल अमाउंट का फ्रॉड करेंगे नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मेन कंसेप्ट फॉलो करें, मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। वो असल में स्मॉल अमाउंट का एक फ्रॉड नहीं होता ना, स्मॉल अमाउंट के 100 फ्रॉड होते हैं। हाँ जी, वो एग्रीगेट बन के मटेरियल हो जाता है। इसलिए फ्रॉड करने वाले की आदत होती है कभी एक फ्रॉड नहीं करता जी।
कुछ कंसेप्ट है जो है इसी चैप्टर में लेकिन बाद में पढ़ाने हैं, ये भी उनमें से एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन उनका ये है, सर आपने लिखा हुआ है क्या, देयर विल बी ओनली वन ओपिनियन इन वन रिपोर्ट, वन ओपिनियन इन, बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। उनका क्वेश्चन, सर क्या प्रैक्टिस में एग्जाम के क्वेश्चन में तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक सिचुएशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन भी हो, लेकिन प्रैक्टिस में अगर ऐसा हो गया तो फिर ओपिनियन कितने होंगे, एक के दो? जवाब मेरा भाई एक ही होगा। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ओपिनियन रूल्स पकड़े, एक ही ओपिनियन आएगा बस। एक में फर्ज कीजिए मटेरियल है, दूसरे में परवेसिव आ रहा है, सारी चीजें डिस्कस होंगी, सारी चीजें डिस्कस होंगी इस चैप्टर के एंड पे। ये एडवांस कंसेप्ट है, ये अभी नहीं मैंने बताना। जी 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 पूछे जल्दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट डिस्क्राइब अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं लग रहा मुझे कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको नहीं बताया। पॉलिसी होती है रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, तो वो मिस स्टेटमेंट होगी। और कोई क्वेश्चन? वैसे भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे, ये सरकारी क्लासिफिकेशन है ना, मैंने आपको कहा रट्टा लगाया। इसमें से केस स्टडी आ सकती है, लेकिन वो हमने जो पहले से नॉलेज पढ़ा उसमें कवर हो जाती है, ठीक है। वो एग्जाम में ना जनरल नहीं आपको केस बना के देगा, स्पेसिफिक बनाए, ये कंपनी है इसका ये इशू है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ज्यादा गौर नहीं करना। मकसद जो समझ आ रहा है वही कि अकाउंटिंग पॉलिसी को सही तरीके से डिस्क्राइब ना करें, अकाउंटिंग पॉलिसी को सही डिस्क्राइब, वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट होगी। और कोई क्वेश्चन जी? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है इसमें। कौन सी क्लासिफिकेशन लिख, भाई क्लासिफिकेशन तो लिखते ही नहीं है, ना एग्जाम में लिखते हैं और ना ही प्रैक्टिस में लिखा जाता है। सिर्फ ये बताया जाता है मिस स्टेटमेंट क्या, किस एरिया में है, क्या है, अमाउंट क्या है, बस। वो जो आपको क्लासिफिकेशन बताई गई है, अच्छा मेरे बस में हो ना क्लासिफिकेशन वाला लर्निंग ऑब्जेक्ट उड़ा दूं मैं सिलेबस में से, वो नहीं बताना होता, वो नहीं बताना होता आपको, तो उसकी एप्लीकेशन सिखानी है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था ना केस स्टडी में हमने क्या डिसीजन करना है, मिस स्टेटमेंट है या नहीं, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, टाइप ऑफ स्कोप लिमिटेशन क्या है, ये कभी नहीं बताना, कभी नहीं डिसाइड करना। इसलिए जब भी मिस स्टेटमेंट आया आपने ये डिसाइड कर लिया मिस स्टेटमेंट है, बस अपने दिमाग को तो रोक देना है, इससे आगे ये नहीं सोचना ये कौन सी टाइप है, सर आपने बताया क्यों नहीं हुआ कि ये इस टाइप की मिस स्टेटमेंट है, उस टाइप की मिस स्टेटमेंट है। रिक्वायर्ड ना प्रैक्टिस में रिक्वायर्ड होती है ना एग्जाम में रिक्वायर्ड होती है, सिर्फ उसने आपको एग्जाम्पल्स देने के लिए बताया हुआ है, जिसकी भी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। बहरहाल इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है, इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है, इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है, इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है क्या, इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है, इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है क्या, इक्विटी मेथड का रट्टा लगाना है। और एक और भी है, व्हेन सबसेंटिव प्रोसीजर लॉन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस, उसका भी रट्टा लगाना है। शाबाश शाबाश। इसके अलावा भी कुछ लाइंस आएंगी जिनका मैंने कहूंगा आपको, उसमें भी आपने चुप करके रट्टा लगाना। जिंदगी आसान, अपनी भी और मेरी भी, दोनों की जिंदगी इसमें आसान है, ठीक है जी। हाँ जितना मैं सचवा रहा हूं और जिस तरीके से सचवा रहा हूं उसी तरीके से सोचना है, उसी तरीके पे सोचते हुए आगे जितना मर्जी सोचे, उससे दाएं बाएं नहीं होना, दाएं बाएं नहीं होना, उसी लाइन पे रहते हो जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने सीखा था ऑडिटर की जिंदगी का सबसे बड़ा, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा है, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना। और टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करने से पहले ऑडिटर क्या डिसाइड करता है कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, इमीडिएट मटेरियल या परवेज। मिस स्टेटमेंट की हमने पढ़ ली एग्जांपल्स, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स पढ़ ली, अब हम डिसाइड कर लें इफेक्ट। इफेक्ट में बताया था आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में हो सकती है वो क्या है,
पहला, वो मटीरियलिटी खुद से दे दे अमाउंट, 5 लाख का मटीरियलिटी लेवल है, हमने क्या करना है, क्या खुद से कैलकुलेट करेंगे, जो उसने दिया वही यूज करेंगे। परसेंटेज दे दी, मटीरियलिटी होगी 10% ऑफ प्रॉफिट, क्या खुद से कैलकुलेट करेंगे कि मटीरियलिटी तो 5% होती है, उसने गलत किया है, वही यूज करेंगे। फिर उसने प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया, तो क्या करें, जब कभी प्रॉफिट रिपोर्ट के क्वेश्चन, जब कभी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे देना केस स्टडी में, उसका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट का हमेशा पूरी जिंदगी में एक ही मकसद, मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना। प्रॉफिट दिया मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें, प्रॉफिट नहीं दिया अदर बेंचमार्क दिया है, अदर बेंचमार्क से मुराद टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, फाइनेंशियल प्रॉफिट के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई और फिगर है, हम टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, एसेट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, इक्विटी, ठीक है, टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी बेंचमार्क दिया, अगर प्रॉफिट दिया है उसको यूज करेंगे 5%, अगर प्रॉफिट नहीं दिया अदर बेंचमार्क तो अदर बेंचमार्क को यूज करेंगे, मजबूरी है। हाँ, और उसकी परसेंटेज कौन सी होगी, क्या 5% ही होगी अदर बेंचमार्क, 1% होगी। अगर दोनों दिए हुए हैं, प्रॉफिट को यूज करना है, बेंचमार्क को यूज नहीं करना। हाँ, अगर लॉस और टोटल एसेट्स दिए हुए हैं फिर टोटल एसेट्स को यूज करना है, लॉस की बेस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं होती, वो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ तो इफ मटेरियल तो ये करना है, इफ परवेसिव तो ये करना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 or more misstatements in a single question, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मिसस्टेटमेंट्स हो एक ही पार्ट के अंदर, 2 मिसस्टेटमेंट्स हो एक ही पार्ट के अंदर, ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। इस केस में क्या करना है, डिपेंड करता है अमाउंट्स दी हैं कि नहीं दी। अगर उसने कहा डेटर्स में भी प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री में भी प्रॉब्लम है, तो हमने जब डिसीजन करना है ना मटेरियल या परवेसिव का या इमटेरियल का, वो कैसे करना है, एग्रीगेट करके। एग्रीगेट करके जब एक ही केस के अंदर 2 मिसस्टेटमेंट्स आ गई या मल्टीपल आ गई, हमने जो डिसीजन करना है कैसे करना है, दोनों को एग्रीगेट करके। अल्लाह ये नहीं करना ये भी इमटेरियल है ये भी इमटेरियल है, अनमोडिफाइड ओपिनियन, नहीं नहीं, दोनों को ऐड करना है एक ही केस में। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक केस उसने दिया पार्ट ए अल्फा लिमिटेड, उसमें इन्वेंट्री की ये प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद बीटा लिमिटेड फिक्स एसेट की ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट ने दोनों को एडअप कर दिया, करना था नहीं करना था। एक ही केस के अंदर अगर 2 मिसस्टेटमेंट्स हो फिर उनको एडअप करना है। अच्छा, अगर अमाउंट्स दिया तो एडअप करके डिसीजन करना है, अगर अमाउंट्स नहीं दी परवेसिव, शाबाश। वो परवेसिव वाली डेफिनेशन याद आया, मोर देन वन। लेकिन याद रखिए, एक स्टूडेंट कहने लगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, पहले कुछ और पढ़ाते हैं बाद में कुछ और पढ़ाते हैं। आपने कहा मटीरियलिटी लेवल है, मटीरियलिटी लेवल क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है 5 लाख, और नीचे उसने कहा है इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट है 4 लाख की, ठीक है, इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट है 4 लाख की, और फिक्स एसेट्स में मिसस्टेटमेंट है 50,000 की, और आपने सॉल्यूशन में कहा हुआ है इमटेरियल है, अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। हालांकि ये तो 2 एरियाज हैं, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये तो परवेसिव होना चाहिए। बताइए, ये परवेसिव, ये है इन्वेंट्री, ये है फिक्स एसेट्स, टोटल मिलके बना 450,000। बताइए ये इमटेरियल है कि कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में इमटेरियल है, कितनों के ख्याल में परवेसिव है? परवेसिव क्यों नहीं है? क्योंकि अमाउंट्स दी हुई है। जब अमाउंट्स दी हो तो अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन करना है एडअप करके। हाँ,
मटेरियलिटी जब उसने अमाउंट दे दिया और वो मटेरियलिटी लेवल से कम है तो परवेसिव कैसे हो सकता है? लेकिन स्टूडेंट कैसे ना वो डेफिनेशन फंसी हुई थी परवेसिव वाली, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, वो उस वक्त करनी है जब अमाउंट्स नहीं दी हुई। अगर सारा केस यही होता, क्वेश्चन में उसने मटेरियलिटी लेवल ना बताया होता, अमाउंट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट ना बताई होती, अब बताइए अब परवेसिव लेंगे। ये बात समझ आई आपको? जब 2 or more मिसस्टेटमेंट्स हो इन ए सिंगल सिचुएशन, इन ए 2 or more इन ए सिंगल सिचुएशन। अभी नहीं समझ रहे होंगे सिंगल सिचुएशन का क्या मतलब है, बाद में बताऊंगा। वैसे आप समझ गए होंगे जो अल्फा बीटा वाली एग्जांपल मैंने दिया। 2 or more स्टेटमेंट्स इन ए सिंगल सिचुएशन हो, अमाउंट गिवन है तो एड अप करके डिसाइड करना है, अमाउंट नहीं गिवन परवेसिव होगा। अगर इफेक्ट इमटेरियल है, अगर इफेक्ट इमटेरियल है, जी मेरे भाई जी आप बता दीजिए, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट इमटेरियल है, क्या लिखेंगे ओपिनियन में? इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन ओपिनियन क्या होगा? अगर इमटेरियल है तो अनमोडिफाइड, मटेरियल है तो मॉडिफाइड। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बता दिया है कि इमटेरियल है तो फिर सिर्फ वही डिस्कस करना है ना भाई, जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली गिवन उस पर जजमेंट थोड़ी अप्लाई करनी है। एग्जामिनर कमेंट्स में होगा एग्जामिनीज डिड नॉट रीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन केयरफुली, केयरफुली। जी आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, सेकंड लास्ट स्टूडेंट जी, इमटेरियल है, ओपिनियन बताइए क्या होगा? शाबाश जी, आप हिम्मत कीजिए, हिम्मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, मॉडिफाइड ओपिनियन, शाबाश जी, आप बताइए। नहीं असल में मैं चाह रहा हूँ फीमेल पार्टी, क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, तो मैं इसीलिए उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए इनसे पूछ रहा हूँ। आपकी तरफ भी आता हूँ ठहर। जी जी, ए मटेरियल हो तो अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा। कलब के मर गया मैं। एक मिनट हरी, एक मिनट। तो फिर वो मॉडिफाइड होगा या तो अगर इंडिविजुअल होगी चलें जी, बताएं आप। अनमॉडिफाइड होगा, लेकिन अगर एग्रीगेट और इंडिविजुअली, अगर एग्रीगेट करके ज्यादा होगा तो मटेरियल, अगर कम होगा नहीं, दोनों ने एक ही पॉइंट बताया। चले ये एक इनका एक, जब कभी क्वेश्चन में इमटेरियल कहे, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट आ जाए, याद रखिए आपने ये नहीं करना कि आइडिया शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, आगे लिखना है प्रोवाइडेड मिसस्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज नेचर बेसिस, ऑन एग्रीगेट एज वेल एज नेचर बेसिस। ये लाइन लिखना ना भूलें। इफ इमटेरियल, एग्रीगेट एज वेल, नेचर मतलब क्वालिटेटिव, साइज को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव और नेचर को कहते हैं क्वालिटेटिव। एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस, ये लिखना। ये क्लियर हो गया? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं जो क्वेश्चन में पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। इसमें हर एक पॉसिबिलिटी क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं फिर। डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन, क्या हम डिसाइड कर चुके इस पॉइंट पे? क्या अब हम इस काबिल हैं कि केस स्टडी जो भी आएगी उसको पढ़ के डिसाइड कर सके ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? इस काबिल हैं हम सारे? क्या हम सारे इस काबिल हैं कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको पढ़ के अंदाजा डिसाइड कर सकें कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल के परवेसिव? चलिए बस ये 2 डिसीजन ही करने थे, ये 2 डिसीजन अहम। इसके बाद क्या करना है? टाइप ऑफ ओपिनियन। आपके अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है जो दुनिया के हर अकाउंटिंग कंसेप्ट के बैक पे काम कर रहा होता है, वो डेबिट क्रेडिट। शाबाश। और कोई बड़े से बड़ा अकाउंटिंग का मसला फंस जाए ना तो अकाउंटेंट बैक एंड पे जाके डेबिट क्रेडिट के जरिए से एंट्रीज पास करके वो समझाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, प्रैक्टिस में भी इसी तरह होता है, एंट्रीज पास करके समझाते हैं इसका इफेक्ट क्या आएगा। जिस तरह अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का रोल है, जो रोल है,
एग्जैक्टली वही रोल ऑडिट में इस 2 लाइनों का है, 2-3 जितनी भी लाइनें आप कह लें इनका है। भाई जो कहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और उसे डेबिट क्रेडिट का रूल ना आता हो, आप उसे मानेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है? चाहे वो वाकई मेंबर हो, आप कहेंगे नहीं आप सारा कुछ भूल गए हैं, पास तो कर लिया था, सारा कुछ भूल गए। जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता वो अकाउंटेंट ही नहीं है, और जिसको ये रूल नहीं आता टाइप ऑफ ओपिनियन का, वो ऑडिटर ही नहीं है। ठीक है, आपने आइंदा सारा कुछ भूल जाए ऑडिट में चलेगा, हर चीज आप कहें रीजनेबल एश्योरेंस सर भूल गए हैं चलेगा, इनहेरेंट लिमिटेशन भूल गए चलेगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप ये भूले या इस कंसेप्ट को गलत किया ना, इसकी माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है, इसकी माफी मैं बाकी इसको बाकी हर इसमें इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसकी माफी मैं कभी नहीं दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ अब सुने, अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है ही नहीं, तरतीब से चलता है। पहले मिस स्टेटमेंट, एक लाइन कार्ड करने के लिए गए, वहां देखा कोई मिस स्टेटमेंट नहीं थी, अनमोडिफाइड में मिस स्टेटमेंट थी लेकिन उसका इफेक्ट था इमटेरियल, अनमोडिफाइड ओपिनियन। शाबाश, यहां पे अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड। अच्छा, ऑडिट करने के लिए कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं थी, अनमोडिफाइड। स्कोप लिमिटेशन थी लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल, अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड। अच्छा, अब मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन दोनों में से कोई भी हो, इमटेरियल है, तो फिर इसको इकट्ठा ना कर दो सिंपलिसिटी के लिए, तो इसको एक कर देते हैं बिल्कुल, ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट इमटेरियल, या है ही नहीं या है लेकिन इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड। अच्छा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है लेकिन उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो जो ओपिनियन आएगा वो है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब पढ़ा लिखा ओपिनियन नहीं है, ये क्वालिफाइड नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। हाँ जी, अगर कोई स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट मटेरियल है, जो ओपिनियन दिया जाएगा वो है क्वालिफाइड। यहाँ पे क्वालिफाइड का मतलब कोई पढ़ा लिखा ओपिनियन नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मिस स्टेटमेंट है मटेरियल तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर स्कोप लिमिटेशन है फैक्ट मटेरियल तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन, दोनों को इकट्ठा ना कर दूं सिंपलिसिटी के लिए? बिल्कुल इकट्ठा कर देते हैं। अब इसको हमने कर दिया इकट्ठा, क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट हो उसका इफेक्ट परवेसिव हो, जो ओपिनियन दिया जाएगा वो है एडवर्स, एडवर्स। और अगर स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट परवेसिव हो, जो ओपिनियन दिया जाएगा उसे कहेंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहां तक बात समझ आती है? मिस स्टेटमेंट इफेक्ट इमटेरियल, मटेरियल परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट इमटेरियल, मटेरियल परवेसिव, डिस्क्लेमर। शाबाश, यहां तक समझ। अब मैं सिर्फ इनकी ना अब याद नहीं करवाना, ड्राफ्टिंग याद नहीं करवानी, ड्राफ्टिंग सिर्फ अनमोडिफाइड की याद करवानी थी जो आपको करवा दी हुई है, याद है ना? हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन वाले। क्वालिफाइड, इसमें लिखा जाता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल बॉडी फ्रेम इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड रिस्पेक्टिवली गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी इसमें कहता है सब कुछ ठीक है। इसको याद सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए अल्फाज बता रहा हूं रफ से। क्वालिफाइड इसमें कहता है सब कुछ ठीक है, इसमें क्या कहता है? सिवाय इन्वेंट्री के सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसमें देखें इमटेरियल वो जिसे यूजर का डिसीजन ही इफेक्ट नहीं होगा, मटेरियल जिसे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो। तो जब
इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, यूजर को बताना चाहिए कि नहीं? तो इसमें फिर ओपिनियन कहता है क्वालिफाइड विद। क्वालिफाइड विद की वर्डिंग किस तरह की होती है? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और फिर यूजर कहता है इन्वेंट्री में क्या मसला है, वो ओपिनियन में नहीं बताया जाता। वो हम कहते हैं रेफर करो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को। अगर स्कोप लिमिटेशन है डेटर्स पे, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? तो ओपिनियन में क्या लिखा जाएगा? एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यूजर कहेगा ये तो पता चल गया डेटर में मसला है। डेटर में मसला क्या है? ये नेचर कहां एक्सप्लेन? बेसिस फॉर क्वालिफाइड। समझ लगे? यानी इसमें क्या कह रहा है? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी ऑडिटर कह रहा है इन्वेंट्री में गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। क्योंकि देखिए अगर 10% 5% से ऊपर है ना मटेरियलिटी, 10% गलती है, 15% 20% गलती है, तो बाकी की 80 85 या 90% तो यूजर के लिए यूजेबल है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसीलिए क्या हमें यह कह देना चाहिए कि 10% इन्वेंट्री गलत है तो सारी की सारी फाइनेंशियल में फर्क है? नहीं नहीं, बल्कि क्या कहना चाहिए कि इन्वेंट्री गलत है एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, बाकी सारी फाइनेंशियल में ठीक है। ठीक है, डेटर्स में स्कोप लिमिटेशन है, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करते। लेकिन एक्सेप्ट फॉर डेट, इसको ना प्रैक्टिस में समटाइम एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन भी कहते हैं। हालांकि इसका जो उसूली तौर पे नाम है ना वो क्वालिफाइड ओपिनियन है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर क्यों कहते हैं? इसके ओपिनियन की ड्राफ्टिंग में एक्सेप्ट फॉर का वर्ड आता है। क्वालिफाइड ओपिनियन क्लियर? अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है। एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कब होगा? जब मिस स्टेटमेंट परवेसिव होगी। परवेसिव क्या होती है? जब सब्सटेंशियल पोर्शन को अफेक्ट कर रही होगी। यानी अगर इन्वेंट्री भी गलत है, फिक्स एसेट्स भी गलत है, डेटर्स भी गलत है, सेल्स भी गलत है, तो और टोटल इफेक्ट यानी 70% से ज्यादा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, तो क्या ऑडिटर को ये कहना चाहिए एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, एक्सेप्ट फॉर फिक्स एसेट, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स, एक्सेप्ट फॉर सेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब बाकी रह गया क्या? बाकी रह गया क्या? ठीक है, तो यहां पे क्या, हालांकि इसमें भी पॉसिबल है 20-30% फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो, लेकिन ये ऐसे ही है कि अगर हम एग्जाम में 70% मार्क्स का पेपर गलत कर रहा है तो बाकी फेल है। आईकैप क्या कहेगा? अच्छा ये 30% सिलेबस आइंदा ना देना, बस 70% जिसमें फेल वही देना, ऐसे कहेगा? कहेगा पूरा पेपर दोबारा? जो रिजल्ट आता है वो तो एज होल आता है ना। रिजल्ट या तो हम एज होल पास हैं या एज होल फेल है। आईकैप चैप्टर वाइज ओपिनियन तो नहीं ना देता कि ये 4 चैप्टर में पास हो, आइंदा ये 4 ना करना, बाकी के 10 कराना। नहीं नहीं, कहेगा बुरा। तो याद रखें हम ओपिनियन दे रहे हैं एज होल। तो इसमें 50% से ज्यादा सब्सटेंशियल पोर्शन गलत हो गया, थोड़ा बहुत ठीक भी होगा, किसी काम का नहीं यूजर के एडवर्स। और अगर इसी तरह स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें एडिटर क्या कहता है? नहीं, ये नहीं कि कुछ भी नहीं कहता, ये नहीं कुछ। अभी आप पेपर दाखिला फॉर्म जमा करवा दिया, पेपर देने नहीं गए, आईकैप कुछ भी नहीं भेजेगा, कुछ तो भेजेगा। उसमें क्या लिखा होगा? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब फेल नहीं होता। एब्सेंट हमें पता ही नहीं बच्चा पास होने रहा, हमारे पास आता तो हम चेक करके बताते कि पास होने। तो इसीलिए स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट पर वैसे ऑडिटर ने यूजर को रिपोर्ट देनी ही देनी है। एक दफा ऑडिटर पॉइंट हो गया ना, यूजर को रिपोर्ट देनी ही देनी है। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, वो ज्यादातर काम उसने कर ही नहीं पाया। डिस्क्लेमर, इसकी वर्डिंग क्या होती है? वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हाँ, ये ओपिनियन है कि ये कोई ओपिनियन नहीं है। वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। ये भी डिस्क्लेमर ऑफ, ये भी एक टाइप ऑफ ओपिनियन है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी एक टाइप ऑफ ओपिनियन है जिसमें ऑडिटर कह रहा होता है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन।
जैसे आई क्या भी आपको एब्सेंट का लेटर तो भेजता है ना, उसमें क्या कहता है, वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। अगली दफा फिर आओ, फिर बताएंगे पास है कि फेल है। फेल में और एब्सेंट में फर्क समझ आ रहा है ना, वही फर्क यहाँ पे है, डिस्क्लेमर में, एडवर्स में। ये फेल है, ये फेल है, ये एब्सेंट है। ये 3 में से 2 पेपर पास, 1 फेल, और ये तीनों के तीनों पास है, कंसेप्ट फिट। चलिए, अच्छा एक अजीबो गरीब सी बात हो गई, सुन के लगा सर आप हमें गलत पढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ाता भी हूं, तुम्हें कैसे पता चला? कहता सर आपने हमें बताए थे 2 टाइप ऑफ ओपिनियन, अनमोडिफाइड और मोडिफाइड। ये तो हो गया अनमोडिफाइड, समझ आता है। चलें, ये आपने एडिशनल ओपिनियन बता दिया, मान लेते हैं। क्या मोडिफाइड किधर गया? मोडिफाइड, हाँ याद रखें, मोडिफाइड बेसिकली इन तीनों टाइप्स ऑफ ओपिनियन को कलेक्टिवली, इन तीनों टाइप्स ऑफ ओपिनियंस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मोडिफाइड ओपिनियन। मोडिफाइड ओपिनियन, मोडिफाइड ओपिनियन। याद रखें, मोडिफाइड ओपिनियन कोई टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं है, कैटेगरी ऑफ ओपिनियन है। और मेरे साथ शपथ ले, शपथ ऐसे हो, जय मोगैम्बो होता है, ऐसे नहीं, ऐसे शपथ, ऐसे शपथ लें। जब कभी केस स्टडी सॉल्व करेंगे, कभी मॉडिफाइड ओपिनियन का लफ्ज नहीं लिखेंगे। जब कभी केस स्टडी सॉल्व करेंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन का लफ्ज नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ओपिनियन, टाइप ऑफ ओपिनियन लिखेंगे। याद रखिए, जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, जिसका वो लिखेगा ऑडिटर शैल, देयर इज ए मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट इज मटेरियल, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो लिखेगा देयर इज ए मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट इज परवेसिव, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन। जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो लिखेगा देयर इज स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट इज परवेसिव, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, एग्जाम में वो हमसे टाइप ऑफ ओपिनियन पूछ रहा होता है, कैटेगरी ऑफ ओपिनियन। तो जिंदगी में जो भी आपके सामने लफ्ज मॉडिफाइड ओपिनियन बोले, फौरन समझ जाए इसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको पता नहीं कि मॉडिफाइड ओपिनियन के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, इसने ऊपर ऊपर से ऑडिट बढ़ा है, अंदर नहीं घुसा, अंदर हाँ, इसने शपथ नहीं ली, शपथ नहीं ली। हाँ याद रखिए, एग्जाम में आपको केस स्टडीज देगा, आपसे पूछेगा बताओ टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है। उसमें जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा वो बताएगा क्वालिफाइड कि एडवर्स के डिस्क्लेमर। जिसने ऑडिट नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा यार सर ने एक लिस्ट दी थी मिस स्टेटमेंट की और स्कोप लिमिटेशन की, वो क्या थी पता नहीं है। मिस स्टेटमेंट में आता है कि स्कोप लिमिटेड, क्लाइंट ने फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन नहीं करवाई, पता नहीं है। मिस स्टेटमेंट में आता है कि स्कोप लिमिटेशन, चलो छोड़ो। अच्छा, सर ने कुछ रूल्स भी बताए थे मटीरियलिटी के कि कब इमटेरियल होगा, कब कब परवेसिव, वो क्या था वो भी नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो जरूर होगी और इफेक्ट मटीरियल परवेसिव तो जरूर होगा, क्योंकि एग्जाम में 95% से ज्यादा केसेस में इमटेरियल नहीं होता, इमटेरियल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि मैं हर केस में लिख दूंगा ऑडिटर शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड। हालांकि क्या ठीक रहा है, नंबर 0 में है तो मॉडिफाइड, नंबर 0 मिलेंगे। क्यों? एग्जामिनर ने कहा था टाइप ऑफ ओपिनियन बताओ, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, कैटेगरी नहीं बनानी। तो याद रखें, मॉडिफाइड ओपिनियन आपके लिए इस्तेमाल करना मना है, आपके लिए इस्तेमाल करना मना है। लेकिन अगर कोई आपके सामने इस्तेमाल करे, आपको मतलब पता होना चाहिए, इसलिए समझाया कि मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या। लेकिन आपने उसे रोके, अगर स्टूडेंट है तो रोक के कहना है, टीचर है तो फिर नहीं रोकना, स्टूडेंट है तो रोक, स्टूडेंट है रोक के कहना क्या कि नहीं भाई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, एग्जैक्ट टाइप ऑफ ओपिनियन बताओ, इफेक्ट मटेरियल तो ये परवेसिव। क्लियर? चलिए अच्छा, मैं भी शायद कभी कभी ना जल्दी में, जब टाइम कम हो या जल्दी, मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड बोल दूं, आपने मुझे फौरन उधर रोकना। आपने कहना सर अगर आपका टाइम कम है ना तो कंसेप्ट कल पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट गलत ना पढ़ाएं।
शपथ याद करा देनी है। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा, नहीं आज का लेक्चर नहीं, अभी तो आपको टाइप ऑफ ओपिनियन पता है। अब आपको बताना है केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है। केस स्टडी आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें है एक अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में है एक अपेंडिक्स 1। 3 में तो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये गुर की बातें। ये कहाँ है? अपेंडिक्स 1 सारा गुर की बातें। और ये पेज बनाते हुए ना जितना टाइम मुझे लगा है, हाँ, लेकिन बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस आप बस उस पेज पे आ जाए, आपको नहीं पता चल सकता। जिस तरह हमारे घर वाले होते हैं ना, रिजल्ट सामने आता है, कहते हैं पास, अच्छा चलो ठीक है पास, मेहनत, फेल मेहनत नहीं की होगी। ये तो हम ही जानते हैं ना कि फेल होने के बावजूद भी कितनी मेहनत की, या एक पास होने के लिए कितनी मेहनत की है। हम सीए में पास होते हैं, हमारा कजन बीए में पास होता है, दोनों एक जैसी मुबारकबादें वसूल कर रहे होते हैं। ये हमें पता है ना फर्क है, हमें पता ना फर्क है। चलिए, तो ये अपेंडिक्स 1 अपने सामने रखिए। अब इसकी डिस्कशन की तरफ आते हैं, पॉज कीजिएगा जी। ये आपके सामने अपेंडिक्स 1 है, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी रिलेटिंग टू इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अटेंटिव होके इसको सुनना है और समझना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द केस, स्ट्रक्चर ऑफ द केस यानी केस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, केस किस तरीके से आएगा, कैसी शक्ल सूरत का होगा। और फिर है सजेस्टेड अप्रोच टू सॉल्व, आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। पहला, यू विल बी गिवन मैनी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें डिफरेंट शॉर्ट सिचुएशंस होगी, पार्ट ए बी सी डी करके, या रोमन में 1 2 3 4 करके। नॉर्मली ए बी सी डी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए बी सी डी लिखा होगा, इंफॉर्मेशन दी होगी। पहले 4 या 5 हुआ करती थी, अब नॉर्मली 2 या 3 हुआ करती है सिचुएशंस। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछता, अब उसके साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर को भी ऐड करवा देता है। तो इसीलिए अब उसने सिचुएशन, ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन या तो हो सकता है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन हो, या हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ किसी दूसरे टॉपिक को भी मर्ज किया हो। 2 in 1, 2 in 1, 2 in 1 का मतलब क्या है? ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे, ठीक है, मुफ्त के नंबर। अगर आपने वो एक्सरसाइज की हुई है खुद से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, अगर जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं तो यू विल बी गिवन मैनी शॉर्ट्स। ये लाइन समझ आ गई? मैनी से मुराद 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, आपकी किस्मत। एंड रिक्वायरमेंट विल बी टू एक्सप्लेन इफेक्ट या इम्प्लीकेशन। यहां होगा इफेक्ट या इम्प्लीकेशन, यानी क्या इफेक्ट है, इम्प्लीकेशन का मतलब यही है। इम्प्लीकेशन का लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यही होता है इफेक्ट क्या होगा। मुश्किल होने की वजह से एग्जामिनर का फेवरेट है। इम्प्लीकेशन ऑन ओपिनियन का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑन ओपिनियन, इफेक्ट ऑन ओपिनियन। To explain effect and implication of each situation, each situation को बोल्ड किया हुआ क्यों? कि हर सिचुएशन का अलग-अलग बताना है इफेक्ट, हर सिचुएशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट और ओपिनियन। आपने 3 या 4 या 5 सिचुएशन होगी, हर सिचुएशन को पढ़ना है, हर सिचुएशन का अलग डिसाइड करना है। मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट इमीडिएट मटेरियल के परवेसिव, हर सिचुएशन का अलग-अलग। चाहे सारी सिचुएशंस एक ही क्लाइंट की हो, चाहे डिफरेंट क्लाइंट्स की हो, हर पार्ट को अलग-अलग आंसर करना है, हर पार्ट का डिसीजन अलग-अलग देना है। ये बात समझ आ रही? इंडिपेंडेंट सिचुएशन समझना है, चाहे वो एक ही क्लाइंट की हो, चाहे डिफरेंट की हो, हर पार्ट को अलग। इसीलिए इस सिचुएशन को बोल्ड किया। Remember, every situation is to be solved separately, whether our situation relates to different clients or same client. ये बात समझ आई? फिर से सुन लीजिए, एग्जाम में केस स्टडी कैसी होगी? उसने कुछ शॉर्ट सिचुएशन दी होंगी, 2, 3 या 4, और रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें पता चलेगा ये ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी है। रिक्वायरमेंट में किस लफ्ज से पता चलेगा? लिखा होगा इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताओ।
इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताओ या इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट बताओ, इम्प्लीकेशन ऑन ओपिनियन बताओ। रिक्वायरमेंट में ऑडिटर्स रिपोर्ट या ओपिनियन का लफ्ज आने से पता चलेगा रिपोर्ट का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट में इफेक्ट हो या इम्प्लीकेशन रिपोर्ट या ओपिनियन का लफ्ज आएगा। पता चल गया जी। अब क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इवेल्युएट द सिचुएशन। इवेल्युएट द सिचुएशन का मतलब है डिसाइड करना सिचुएशन कहां से आई है। इवेल्युएट द सिचुएशन का मतलब क्या है, डिसाइड करना सिचुएशन कहां से आई है। हमने बुक में तो मिस स्टेटमेंट की भी लिस्ट थी, अब बुक में तो स्कोप लिमिटेशन की भी लिस्ट थी, अब बुक में तो एमसीओ मैटर की भी लिस्ट थी, बुक में तो अदर मैटर की भी लिस्ट थी, बुक में तो की ऑर्डर मैटर की भी लिस्ट थी, बुक में तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न की भी लिस्ट थी। कहां से आई, किस लिस्ट से आई? ये गोइंग कंसर्न में था, ये मिस स्टेटमेंट, ये डिसीजन करना। स्टेप नंबर 1 में क्या डिसीजन करना है, कहां से आते हैं ये केस स्टडीज। तो ये केस स्टडी उधर से आती हैं, उधर से आती हैं। अगर मिस स्टेटमेंट हो ना मिस स्टेटमेंट, तो आपने ऑडिटर के साथ अकाउंटेंट भी बन जाना। जैसे उसने कहा कि इन्वेंट्री को राइट डाउन नहीं किया, आपने कहा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इन्वेंट्री टू बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। उसने कहा क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, आपने कहना दिस इज मिस स्टेटमेंट बिकॉज आईएफआरएस रिक्वायर। अब मुझे नंबर याद नहीं रहते, IAS 2X जो भी है, नंबर लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल लिखे बिकॉज आईएफआरएस रिक्वायर टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स। 6 नंबर ना लिखे, इतना भी अकाउंटेंट नहीं बनना, अब ऑडिटर है, हल्का सा अकाउंटेंट बनना, चार्टर्ड वाला अकाउंटेंट नहीं बनना, निगम वाला अकाउंटेंट बनना। अगर उसने कहा ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो गए हैं, क्लाइंट ने प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं की, आपने कहना है दिस इज अ मिस स्टेटमेंट बिकॉज आईएफआरएस रिक्वायर्स टू, बिकॉज दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। भाई ईयर एंड के बाद हुआ एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, बिकॉज आईएफआरएस रिक्वायर that it should be adjusted because it is adjusting event। अगर फायर लग गई किसको, रिकॉर्ड को, वो तो स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी ना मिस स्टेटमेंट। एसेट्स को ये एंड के बाद क्लाइंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, हमने कहा दिस इज मिस स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, आईएफआरएस रिक्वायर्स टू डिस्क्लोज। जब मिस स्टेटमेंट आ जाए ना, पहले इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, की ऑर्डर मैटर, अदर मैटर, क्या क्या है। दूसरा नंबर, अगर मिस स्टेटमेंट हो तो हमने उसका कंसेंट भी डिस्कस करना है, ठीक है। लीगल वाले को भी रहने दे, ये एडवांस लेवल पे जाएगा। सम टाइम केस स्टडी में ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी डाल देता है जो लॉ रिक्वायर करता होता है कि अप्रूवल नहीं ली किसी, वो एडवांस लेवल पे, वो नॉर्मली कैफ लेवल पे नहीं पूछता, लेकिन अप्रोच कंप्रीहेंसिव करने के लिए मैंने लिख दिया, बता दिया। कंक्लूड वेदर दिस सिचुएशन, ये तो वही बात हो गई ना, पहले कंक्लूड करना कहां से आई है ये केस स्टडी, बस इतना। किसने बनाई है ये केस स्टडी, ये नहीं पता है क्या। फिर अगर मिस स्टेटमेंट हुई तो आपने उसको डिस्कस कर देना है, करेक्ट ट्रीटमेंट जो मैनेजमेंट को करना चाहिए था। इसके बाद स्टेप 2, अगर ये मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, पहले में डिसाइड कर लिया मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन के कुछ और, पहले में स्टेप में क्या डिसाइड किया, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि कुछ और, वो 3-4 होते हैं ना, बोलते हुए थक जाता हूं मैं, एमसीओ मैटर, अदर मैटर, की ऑर्डर मैटर, गोइंग कंसर्न। पहले में क्या डिसाइड किया, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन कुछ और, दूसरे में डिसाइड किया मटेरियलिटी। अगर वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिट है तो मटेरियलिटी याद रखें, एमसीओ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, इनमें मटेरियलिटी की कैलकुलेशन नहीं आती। मटेरियलिटी की टर्म सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है,
मटेरियलिटी की टर्म सिर्फ और सिर्फ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में यूज होती है। अगर मिस स्कोप लिमिटेशन है तो फिर मटेरियलिटी डिटरमिन करें, कर लेंगे, अभी सिखाइए सारी। आगे चले जी। डिटरमिन सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव, ये डिसाइड कर लेंगे। ये डिसाइड करेंगे आप लिस्ट की मदद से। जो लिस्ट आपको दी है, अभी तक सिर्फ आपको 2 लिस्टें दी हैं, मिस स्टेटमेंट की, स्कोप लिमिटेशन की, लेकिन की ऑर्डर्ड मैटर और अदर मैटर और एम्फसिस ऑफ मैटर हल्की आंच पे आपको बताया। एक एक 2 एग्जांपल याद है? याद है? की ऑर्डर्ड मैटर की एग्जांपल क्या थी? रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, अदर मैटर की क्या एग्जांपल थी? इनिशियल ऑडिट। शाबाश शाबाश, इनिशियल ऑडिट। और एम्फसिस मैटर की क्या एग्जांपल थी? गोइंग कंसर्न। और एम्फसिस ऑफ मैटर की गोइंग कंसर्न का तो अलग पैरा होता है। लगाओ इसको, लगाओ एक इसको। बस 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 ऐसे ना कर यार। ये डिसाइड होगा लिस्ट से। मटेरियलिटी अभी आपको डिसाइड करना सिखाया। 5 मैक्सिमम सिचुएशन जिससे बाहर आई के आप जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता। फिर क्या करना है? डिटरमिन इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पे इफेक्ट बताना है। अच्छा बताइए, रिपोर्ट पे इफेक्ट का मतलब क्या मैं सिर्फ ये बता दूं ओपिनियन कौन सा है? के ओपिनियन के अलावा अगर रिपोर्ट में कोई और जगह पे इफेक्ट आ रहा है तो वो भी बताऊं? पक्की बात है। शपथ फिर से, पहली शपथ क्या लिया हमने? मॉडिफाइड ओपिनियन कभी यूज नहीं। दूसरी शपथ, जब कभी इफेक्ट ऑन ओपिनियन या इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, जब कभी रिपोर्ट की केस स्टडी आए, हमने सिर्फ इफेक्ट ऑन ओपिनियन नहीं बताना, बल्कि दूसरा पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है वो भी बताना है। जो शपथ ना ले वो हम में से नहीं। दोबारा 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 से, अगर रिपोर्ट की केस स्टडी में, जब कभी रिपोर्ट की केस स्टडी पूछे, हमने सिर्फ ओपिनियन नहीं बताना, बाकी का कोई पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है वो भी बताना है। पक्की बात? सिर्फ इफेक्ट ऑन ओपिनियन नहीं बताना, बल्कि हमने रिपोर्ट के ऊपर जहां कहीं इफेक्ट हो रहा है वो बताना है। लाजिम है, लाजिम है। रिपोर्ट पे जहां कहीं इफेक्ट हो रहा है हमने बताना है। यही कह रहा है। कह रहा है इफेक्ट ऑन ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन बताओ। यानी इसमें बताओ, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, पहले में लिखा मिस स्टेटमेंट है, दूसरे में लिखा मटेरियल है, तीसरे में क्या लिखे? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड। ये लाइन किसने लिखनी है? मैंने लिखनी है? नहीं, ये नहीं बतानी, ये भी तो बतानी है। अभी तो आपने कहा था जहां कहीं रिपोर्ट में इफेक्ट आएगा बताएंगे, तो सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन लेके बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में इफेक्ट नहीं आएगा क्या? आएगा। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन। और अगर कोई दूसरा पैराग्राफ भी इफेक्ट हो रहा है, जैसे एम्फसिस ऑफ मैटर, जैसे अदर मैटर, जैसे की ऑर्डर्ड मैटर, जैसे गोइंग कंसर्न, या जैसे एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड वाला, वो भी लाजमी 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 बताने हैं। बताएंगे इसकी एग्जांपल दूसरे वाले की। आग लगी, काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया सारा, इफेक्ट मटेरियल है। आग लगी, काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, बल्कि इफेक्ट बताया नहीं उसने। चलें ऐसे आ जाए, 50 रुपए चलें। काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुआ, इफेक्ट नहीं बताया उसने। कौन बताएगा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट? स्कोप लिमिटेशन हम लिखेंगे, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ब्रैकेट में
इफ इफेक्ट इज, ये मैं इफ इफेक्ट इज मटीरियल इफेक्ट इज परवेसिव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसने बताया नहीं है। और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। फिर शाबाश, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन रिक्वायर्ड है वो भी बताएंगे। ऑडिटर शैल आल्सो मॉडिफाई हिज ओपिनियन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या ये कह ले, अच्छा या ये कह ले ऑडिटर शैल आल्सो मॉडिफाई हिज ओपिनियन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कह ले, या ये लिख दे कि ऑडिटर शैल स्टेट दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। दोनों एक ही बात है, जो मर्जी लिख दे। भाई ये बात समझ आ गई? आगे चले, नीचे एग्जाम टिप में क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 1 and 2 आर समटाइम्स कॉल्ड मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर। समटाइम केस स्टडी में कहता है डिस्कस व्हाट मैटर शैल बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर एंड आल्सो एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। स्टूडेंट कहते हैं सर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट तो आपने बताया है, ये डिस्कस द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड, मैटर टू बी कंसीडर्ड क्या होते हैं ये तो आपने कभी बताया ही नहीं है। तो असल में हमारी ये असल में ना मैटर टू बी कंसीडर्ड, ये असल में बेसिस ऑफ डिसीजन है। जिन स्टूडेंट ने लॉ पढ़ा ना उनको अंदाजा होगा। हम जो बताते हैं ना ओपिनियन कौन सा है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, ये डिसीजन है। जो इस डिसीजन की बेसिस है वो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2, वो है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड। उन मैटर, ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर कौन से मैटर कंसीडर करता है? वही चीज नहीं, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ये बताना है, और फिर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। तो ये ऑटोमेटिकली अलहदा से पूछे ना पूछे हमारी अप्रोच में कवर हो रहा होता है ये स्टेप। फिर कह रहे हैं इन सम क्वेश्चन एग्जामिनर में आस्क यू टू डिस्क्राइब हाउ वुड यू डील विद गिवन सिचुएशन। इन सच क्वेश्चन हाउ वुड यू डील का मतलब क्या होता है? हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन, कोर्स ऑफ एक्शन। यानी इस तरह के क्वेश्चन में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट तो बताना ही बताना है, उसके साथ कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है। यानी प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट होगा, रिस्क पे क्या इफेक्ट होगा, दो चार विड्रॉल वाली बात, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वाली बात है, कम्युनिकेशन भी दो चार भी, ये सारी। यानी जब वो कहेगा ना हाउ वुड यू डील विद सिचुएशन, इसका मतलब है हमने रिपोर्ट के अंदर नहीं रहना, रिपोर्ट से बाहर निकल आना। हाँ बिल्कुल, बाकी की सारी चीजें भी जो करनी है वो बतानी है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज का केस स्टडी है। 2 रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, दोनों में फर्क बताना है। केस स्टडी है, केस स्टडी सिचुएशन दिया, सिमिलर सिचुएशन नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन, दूसरे में एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। दोनों में क्या फर्क है? जब उसने कहा केस स्टडी के अंदर ओपिनियन बताओ तो सिर्फ ओपिनियन, और जब उसने कहा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट तो फिर उसे ओपिनियन के साथ साथ बाकी चीजें भी बताएंगे। और कोई इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में ओपिनियन के साथ साथ बाकी के कंपोनेंट भी डिस्कस करेंगे, और इफेक्ट ऑन ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन बताएंगे। जी, बेसिस ऑफ ओपिनियन और इफेक्ट ऑन ओपिनियन और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में फर्क बताना है। किसमें? इफेक्ट ऑन ओपिनियन और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में, उसमें बाकी चीजें भी बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले शपथ किस चीज के लिए है? अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्चुअली ना, कंसेप्चुअली देख, टेक्निकली देखे ना, ओपिनियन और रिपोर्ट में फर्क है। आप टेक्निकली करेक्ट आंसर बता रहे हैं, लेकिन केस स्टडी में चाहे उसकी रिक्वायरमेंट इफेक्ट ऑन ओपिनियन हो चाहे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट हो, दोनों सूरतों में हमने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट ही बताना है। पहले मैं भी आपके जैसा ही सोचता था कि इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछा तो सिर्फ इफेक्ट ऑन केस स्टडी में, लेकिन याद है कि केस स्टडी का अपना स्टाइल है ना। मैंने कहा इफेक्ट ऑन ओपिनियन मतलब इफेक्ट ऑन ओपिनियन ही, इफेक्ट ऑन ओपिनियन ही। उसने कहा अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा, मार्किंग स्कीम में उसके मार्क्स भी थे। अब खुद बताएं। हाँ सवाल मैं, लेकिन अगर उसके मार्क्स, उसके क्या कहे एग्जामिनर को कि हमने नहीं करना क्योंकि तुमने सवाल, हालांकि हमें पता है कि तुम सोल्यूशन दोगे ना तो उसमें अदर मैटर लिखोगे,
हमें पता है मार्किंग स्कीम दोगे तो उसमें मार्क्स लिखोगे, हमें पता है कि इसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे, हमें पता है इसकी वजह से हम फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने टेक्निकल कंसेप्ट से नहीं हिलेंगे। तुमने इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछा है केस स्टडी में, हम सिर्फ ओपिनियन बताएंगे कि उस ओपिनियन पूछा है उसने, जहन में उसे कहेंगे भाई तेरे को कंसेप्ट आता नहीं है लेकिन मुझे पता चल गया तू मेरे से चाह क्या रहा है, तो मैं वही इंफॉर्मेशन दूंगा जो तुम मेरे से चाह रहे हो। पुराने कुछ क्वेश्चन में ना वो ओपिनियन और इफेक्ट ऑन ओपिनियन रिपोर्ट को इंटरचेंज, केस स्टडी में कह रहा हूं इंटरचेंजेबली यूज किया, अब नहीं कर रहा, अब ठीक हो गया, अब वो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पर। लेकिन आपसे कह रहा हूं कि आपने एडिशन ही होगी ना इंफॉर्मेशन तो दे दें। भाई क्लियर हो गई ये बात? अच्छा ये था, सुन लें ये था इफेक्ट। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि केस स्टडी में इफेक्ट ऑन ओपिनियन इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। दूसरा आखिरी क्वेश्चन आज का, इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफेक्ट ऑन ऑडिट में क्या फर्क है? हाथ उठा के। इफेक्ट ऑन ऑडिट में मतलब प्रोसीजर्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमने रिस्क असेसमेंट, ठीक है। और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में जो रिपोर्ट मॉडिफाइड, शाबाश। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट में हम रिपोर्ट के अंदर रहते हुए जो पैरा इफेक्ट हो रहा है वो बताएंगे, रिपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इफेक्ट ऑन ऑडिट ये कंप्रीहेंसिव कर दिया, अब ऑडिट में जो कुछ होता है वो भी बताएंगे, यानी हम इसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, इसमें हम कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट डायरेक्टर्स भी बताएंगे, और इसमें हम इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताएंगे। यानी इफेक्ट ऑन ऑडिट का आंसर ज्यादा होगा, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट का आंसर सिर्फ रिपोर्ट की हद तक होगा। इफेक्ट ऑन ऑडिट में रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं किसी भी किस्म के वो भी आ जाएंगे, क्योंकि इफेक्ट ऑन ऑडिट का मतलब पूरे ऑडिट में जहां जहां इफेक्ट हो रहा है बताओ। भाई बात समझ आ रही है? तो इन शॉर्ट इफेक्ट ऑन ओपिनियन इफेक्ट ऑन रिपोर्ट दोनों सेम है, लेकिन इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट और इफेक्ट ऑन ऑडिट ये सेम नहीं है। भी समझ आ रही है बात? शायद आप खुद बताएं, खुद से पढ़ते किसी रिक्वायरमेंट में वे बता रहा होता, किसी आपको खुद पता चलता है कि किस वजह से फर्क आ रहा है। अब भी पता, अब भी नहीं चलेगा? हाँ अब भी क्या चल जाएगा? पक्की बात है? चलिए ठीक है, आज की होम असाइनमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी है, लेकिन सोल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद से रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें, फिर बाद में आपने सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना। क्लियर हो गया जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, हम डिस्कशन कल करेंगे, रेस्ट की डिस्कशन कल करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।